जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सिटीज़नशिप को पढ़ा था और देखो सिटीज़नशिप का जो चैप्टर है वो हमारे संविधान के पार्ट 2 में है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक है। हमने उसमें देख लिया था कि 26 जनवरी 1950 को कौन इंडिया का सिटीज़न बना और उसके बाद 1955 में जो सिटीज़नशिप का कानून आया था उससे कैसे कैसे इंडिया का सिटीज़न बना जा सकता है। अब देखो आप सिटीज़न तो बन गए, लेकिन सिटीज़न बनने के बाद देश में मान सम्मान से रहने के लिए कुछ अधिकारों की ज़रूरत होती है। तो ये अधिकार हमें संविधान का चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 3 देता है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो अधिकारों की या जो इस तरह से मान सम्मान के साथ कोई व्यक्ति कोई नागरिक किसी देश में जिएगा, इसको देने की शुरुआत हुई थी सबसे पहले ब्रिटेन में। ब्रिटेन में सन 1215 में ब्रिटेन का सम्राट था जॉन। तो सम्राट जॉन ने अपनी जनता को कुछ अधिकार दिए थे और उन अधिकारों को वहाँ फंडामेंटल राइट कहा गया। जब ये अधिकार 1215 में ब्रिटेन के राजा ने अपनी जनता को दिए तो इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। इसीलिए भारत ने जब आज़ादी के बाद अपने संविधान में इन फंडामेंटल राइट्स को रखा तो भारत ने तो इनको इंस्पायर होकर रखा था अमेरिका से, लेकिन इनको यानी चैप्टर 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने एक छोटा सा बैकग्राउंड देख लिया दोस्तों फंडामेंटल राइट का। तो फंडामेंटल राइट जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये बिखरे हुए हैं, जिसमें पहला जो फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी है, दूसरा राइट टू फ्रीडम है, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है और लास्ट छठा जो है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो फंडामेंटल राइट देखो किसी भी नागरिक को अगर रेस्पेक्ट के डिग्निटी के साथ जीना है तो उसे कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो बार बार स्टेट शब्द का जिक्र आएगा, बार बार राज्य शब्द का वर्णन होगा। तो ये राज्य शब्द क्या है, इसकी डेफिनीशन इसकी डिटेल हमें मिलती है दोस्तों आर्टिकल 12 में। तो आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। देखिए स्टेट क्या है, देखो देश में एक बॉडी है कानून बनाने वाली जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं। तो लेजिस्लेचर कानून बनाएगी और जो एग्जीक्यूटिव है यानी जो मिनिस्टर्स हैं और जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो उसको लागू करेंगे। तो स्टेट के अंदर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आती है और हमारी जो हमारी गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट वो आती है। तो मोटे तौर पर स्टेट के अंदर कानून बनाने वाली बॉडी आ गई और कानून को दोस्तों लागू करने वाली बॉडी आ गई। इसके अलावा स्टेट के अंदर स्टेट शब्द के अंदर स्टेट की गवर्नमेंट भी आती है और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली भी आती है। इसके अलावा इस स्टेट शब्द के अंदर कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, कुछ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, मतलब जैसे कि ONGC, जैसे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये बॉडीज़ भी इसके अंदर आती हैं। और जो गांव की पंचायत हैं, गांव की पंचायत या शहर की जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं जिन्हें हम आम भाषा में लोकल बॉडीज़ कहते हैं, तो ये भी दोस्तों स्टेट का हिस्सा है, ये भी शब्द स्टेट के अंदर आएंगे। तो आर्टिकल 12 में हमने देख लिया कि स्टेट को बताया गया है। वैसे अगर आप और डिटेल में देखो तो स्टेट के अंदर 4 कंपोनेंट आते हैं। पहला तो स्टेट के अंदर आता है देश और उसकी पार्लियामेंट, दूसरा आता है प्रोविंस और उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी प्रांत और उनकी विधानसभाएं, तीसरा आता है लोकल बॉडीज़ यानी पंचायतें और नगर पालिकाएँ, और चौथा आता है अदर अथॉरिटीज़ जैसे ONGC, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हमने भी डिस्कस किया। तो इस प्रकार से स्टेट का दायरा आर्टिकल 12 से हमें पता लगता है कि स्टेट में क्या क्या शामिल है। स्टेट को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 का। आर्टिकल 13 देखो आर्टिकल 13 जो है बड़े ध्यान से समझने की बात है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अक्सर किताबों से डिस्कस क्लियर नहीं होंगे आपको। तो आर्टिकल 13 ये कहता है, आर्टिकल 13
में देखो मेनली 4 इसके सब पार्ट्स हैं, इसके 4 क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 13 ये बताता है कि अगर हमारी संसद फंडामेंटल राइट से छेड़छाड़ करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको ज़ीरो कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 13 ये बोलता है कि अगर हमारी पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को टच करेगी या फंडामेंटल ऐसा कानून बनाएगी जो फंडामेंटल राइट को छीनता हो या हमारे इन अधिकारों को कम करता हो, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो उनको यानी उनको ज़ीरो घोषित कर दे, नल एंड वॉइड कर दे। कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि आर्टिकल 13 पार्लियामेंट के ऊपर ये बैन लगाता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट को छेड़ता हो। यानी फंडामेंटल राइट के साथ हमारी पार्लियामेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती। आम भाषा में इसका मतलब आप ये समझें, और अगर ऐसा करेगी तो आप ये जानते हो कि देश के प्रत्येक नागरिक को सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक है संसद के बनाए गए कानूनों के खिलाफ, और नागरिकों के उस अधिकार को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाएगी जिससे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएं या कम कर दिए जाएं, तो देश का आम आदमी कहाँ चला जाएगा? तो आम आदमी चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए गए उस कानून को ज़ीरो कर देगा। मोटे तौर पर मैक्रो लेवल पर ये मतलब है आर्टिकल 13 का। और अगर माइक्रो लेवल पर आप देखो, अगर सूक्ष्म लेवल पर देखो, तो आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 1 है ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि ब्रिटिश पीरियड के जो कानून थे, यानी संविधान लागू होने से पहले जो कानून चले आ रहे थे, ब्रिटिश राज के जो कानून थे, अगर वो कानून अब हमारे फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो वो कानून ज़ीरो हो जाएगा, उस कानून की हैसियत नहीं रहेगी। मैं इसको एक आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूँगा एक एग्ज़ाम्पल की मदद से, कि मान लीजिए ब्रिटिश राज में कानून था कि भैया यूपी का कोई आदमी, बिहार का कोई आदमी या दिल्ली का कोई व्यक्ति शिमला नहीं जा सकता बिना सरकार की परमिशन के, कि अगर शिमला जाना है दिल्ली, यूपी, बिहार के किसी बंदे को, तो उसे सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ये ब्रिटिश पीरियड ने कानून बनाया था। 26 जनवरी 1950 को फंडामेंटल राइट लागू हो गए, संविधान लागू हो गया। उसमें ये लिखा है कि देश का कोई आदमी भारत में कहीं भी जा सकता है, उसे सरकार से किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप बताइए, ब्रिटिश पीरियड का कानून कह रहा है, यानी संविधान से पहला कानून कह रहा है कि भैया आप सरकार से बिना पूछे कहीं नहीं जा सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट कह रहा है कि आप भारत की धरती के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो अब आप बताइए, अब तो फंडामेंटल राइट है ना, तो 13(1) यही बोलता है कि जो संविधान लागू होने से पहला कानून था, अब उसकी कोई हैसियत नहीं है, यानी वो ज़ीरो है। उसकी अगर वो फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है तो फंडामेंटल राइट ऊपर रहेगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये 13(1) है, और इसको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं या संविधान पूर्व विधि भी कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट ने इसको ढक लिया। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है ये संविधान लागू होने के बाद का कानून है, ये संविधान लागू होने के बाद के कानून के बारे में है। संविधान पश्चात विधि, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये बोलता है कि अब हमारी पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाएगी तो ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट को समाप्त करने वाला हो, फंडामेंटल राइट को छेड़छाड़ करने वाला हो, ख़त्म करने वाला हो। ऐसा कोई भी लॉ, एनी सच लॉ पार्लियामेंट द्वारा नहीं बनाया जाएगा। ये है 13(2) का। तो अब मान लीजिए, फिर मैं इसी एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मान लीजिए हमारी पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बना रही है कि भैया अगर किसी को शिमला जाना है, किसी को कुल्लू मनाली जाना है, मसूरी जाना है किसी को, तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा कोई कानून बना रही है। लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट में तो ये बात लिखी है ना कि भैया कोई भारत का नागरिक कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसे किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप बताइए, क्या ऐसा कानून संसद का मान्य होगा? क्या एक्सेप्टेबल होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। वो बंदा
जो मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहेगा तो इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, यानी जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करेगा और सुप्रीम कोर्ट इस बात को नल एंड वॉइड घोषित कर देगा, यानी इस पूरे कानून को ज़ीरो कर देगा। तो अब आप समझे, हमने इन दो एग्जाम्पल की मदद से समझा कि 13(1) क्या कहता है, 13(2) क्या कहता है, और आर्टिकल 13 के तहत ही भारत के नागरिकों को जुडिशियल रिव्यू का राइट है अपने फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए। और एक तरह से दोस्तों आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 को मूल अधिकारों की शील्ड भी कहते हैं, ढाल भी कहते हैं, यानी ये बचाता है फंडामेंटल राइट्स को आम नागरिकों के। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो, देखो गवर्नमेंट को कभी भी अपने नागरिकों को फ्रीडम देने में बहुत खुशी नहीं होती। सरकार हमेशा ये चाहती है कि नागरिकों को जो आज़ादियाँ मिले, जो लिबर्टी मिले, जो स्वतंत्रता मिले, वो बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन फंडामेंटल राइट सरकार को मनमानी करने से रोकता है। फंडामेंटल राइट सरकार को, स्टेट को, ख़ास तौर से सरकार शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सिंपल वे में आपको समझ में आ जाए। आप इसको स्टेट समझें तो स्टेट को मनमाना काम करने से, अपनी तानाशाही भरे काम करने से रोकता है हमारे फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 13 इनकी ढाल है कि किसी के अगर फंडामेंटल राइट छीने जाएंगे तो बंदा कहाँ जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट संसद को रोक देगा। आर्टिकल 13(3) क्या कहता है? देखो बात आ रही है कि पार्लियामेंट ऐसी कोई विधि बनाई गई, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी, एनी लॉ, कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट को कम कर दे या फंडामेंटल राइट को छीन ले। अब क्वेश्चन है कि लॉ में क्या क्या है। तो देखो लॉ जो है, लॉ पार्लियामेंट भी बनाती है और लॉ हमारे ऑफिसर्स भी बनाते हैं। जब ऑफिसर्स लॉ बनाते हैं तो कई बार पार्लियामेंट के पास, देखो आपने सुना होगा कि एक पावर है जिसे वो अपने डेलीगेट कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है समय की कमी के कारण एग्जीक्यूटिव को, जिसे कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का इस्तेमाल कर देती है। और कई बार सरकार भी, यानी मंत्री भी अपने गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर देते हैं, कई बार डिपार्टमेंट अपने रूल बनाते हैं। तो कानून या लॉ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसे पार्लियामेंट ही बनाएगी या उसे हमारी विधानसभाएँ ही बनाएगी। कानून का मतलब क्या है? तो 13(3) बताता है कि लॉ शब्द के अंदर क्या क्या शामिल है, विधि शब्द के अंदर क्या क्या शामिल है। तो विधि शब्द के अंदर शामिल है नियम यानी रूल्स, उपनियम, बाई लॉज या सब रूल्स, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जिसे राष्ट्रपति और गवर्नर जारी करते हैं अगर संसद या विधानसभा ना चल रही हो, या आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो इसकी हैसियत भी लॉ की है। इसके अलावा विनियम, रेगुलेशन, ये भी लॉ की हैसियत रखता है। इसके अलावा रूढ़ि यानी जो सोशल नॉर्म है, परंपरा, ट्रेडिशन, तो ये सब विधि के तहत आता है। और ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 13 खंड 3 में। तो 13(3) क्या कहता है? ये लॉ शब्द के बारे में बताता है कि इसमें क्या क्या शामिल है। तो नियम, उपनियम, विनियम, अधिनियम, नोटिफिकेशन भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन, विज्ञप्ति, ये भी इसमें है, और रूढ़ि और परंपरा। तो ये सब लॉ शब्द में आता है। अब देखो यहाँ पर एक बड़ा बारीक सा पेंच है जिसे हमें बड़े ध्यान से समझ लेने की ज़रूरत है। वो पेंच क्या है? आप ये जानते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई संशोधन करना हो तो संशोधन करने की पावर आर्टिकल 368 के तहत दी गई है। आर्टिकल 368 में लिखा है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। ये बात कहाँ है? 368 में। अब सवाल ये था कि क्या हमारी पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट के अंदर भी अमेंडमेंट कर सकती है? ये क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने कई बार। सन 51 से लेकर सन 73 तक अलग अलग मुकदमों में ये क्वेश्चन आता रहा और ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट ने। शुरू में ये बात कही कि देखो जी, आर्टिकल 13 ये कहता है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट को छीन ले, यानी फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई कानून हमारी पार्लियामेंट नहीं बना सकती। जबकि 368 कहता है कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, कहीं भी छेड़छाड़ कर सकती है। अब ये दोनों टकराव हो गया, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई दोनों की।
तो इस बात का बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया एक बड़े ज़बरदस्त मुकदमे में, जिस मुकदमे का नाम है, आपने सुना होगा, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में इस बात का जवाब आया। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट कर सकती है, ये कह दिया। और एक बात ये जोड़ दी कि लेकिन जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मौलिक ढांचा है, जो बुनियाद है हमारे संविधान की, जो आत्मा है हमारे संविधान की, उसके साथ पार्लियामेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और यहीं से एक सिद्धांत पनपा भारत के संवैधानिक इतिहास में, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आप ये देखो, मान लीजिए रिलीजन है, धर्म है, धर्म के कुछ होते हैं एसेंशियल फीचर्स, कुछ ज़रूरी तत्व होते हैं धर्म के, और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल फीचर्स, कुछ गैर अनावश्यक तत्व होते हैं, गैर ज़रूरी तत्व होते हैं। गैर ज़रूरी तत्वों को धर्म से हटाया भी जा सकता है, लेकिन धर्म का आधार क्या होता है? एसेंशियल फीचर्स। और जो वो सर्कमस्टेंशियल फीचर्स होते हैं, परिस्थिति के अनुसार जो चीज़ें बदली जाते हैं, क्योंकि धर्म भी तो अपने आप को देखिए तभी अपडेट रख सकेगा जब वो अपने नॉन एसेंशियल फीचर्स को हटाएगा, या जो सर्कमस्टेंशियल फीचर्स हैं उनके साथ वो समय के साथ अपने आप को अगर बदलेगा तो धर्म भी तभी रेलेवेंट बना रह सकता है। तो उसी तरह संविधान भी तभी रेलेवेंट बना रहेगा जब वो सर्कमस्टेंसेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। लेकिन जिस तरह से धर्म की कुछ बुनियादी मूल्यों को बदला नहीं जा सकता, उसी तरह दोस्तों संविधान के भी कुछ बुनियादी मूल्यों में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो यही बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान के कुछ बुनियादी मूल्य हैं, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, और उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलिक ढांचा। कहा कि संसद पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, उसे राइट है, फंडामेंटल राइट में भी कर सकती है, लेकिन जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसके बुनियादी मूल्य हैं, जो उसकी आत्मा है, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने ही फिर टाइम टू टाइम पर ये एक्सप्लेन भी करा कि मौलिक ढांचा क्या है। जैसे मैंने आपको शब्द इस्तेमाल करा आर्टिकल 13 को एक्सप्लेन करते समय कि जुडिशियल रिव्यू का राइट है हर बंदे को, संसद के बनाए गए किसी भी कानून के खिलाफ कोई भी देश का नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा, ये भी दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई भी संसद इसको छीन नहीं सकती। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 4, 13 क्लॉज 3 तक आपने पढ़ लिया। 13 क्लॉज 4 यही डाला गया संविधान में, संसद ने अमेंडमेंट करके डाला कि भैया अगर आर्टिकल 368 के तहत संसद संशोधन करेगी तो ऐसा संशोधन फंडामेंटल राइट के लिए भी हो सकता है। होप के आर्टिकल 13 आपको क्लियर हुआ होगा, और फंडामेंटल राइट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में है तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका आंसर वहाँ देने की कोशिश करेंगे। अब आइए हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जैसा मैंने डिस्कस किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इन 6 फंडामेंटल राइट्स में 12 और 13 में तो बेसिक बात है, 12 में स्टेट की डेफिनीशन है, और आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू को बताता है, वो संविधान की ढाल है, शील्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें फंडामेंटल राइट के और पार्लियामेंट के टकराने की बात कही गई है कि क्या होगा। तो हमारे फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं राइट टू इक्वालिटी से। राइट टू इक्वालिटी अर्थात समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। और इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 देखो, ये रूल ऑफ लॉ का पार्ट है, बड़ा ध्यान देने की बात है। आर्टिकल 14 किसका भाग है? रूल ऑफ लॉ का, विधि के शासन का। और रूल ऑफ लॉ के तहत आर्टिकल 14 के
दो वर्गीकरण हैं। आर्टिकल 14 का पहला सिद्धांत है इक्वालिटी बिफोर लॉ, हिंदी वाले इसको लिख सकते हैं विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इसके पार्ट बी कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। तो पहले हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करेंगे। देखो यहाँ बराबरी की बात है। ये बराबरी की बात हमारे फंडामेंटल राइट में क्यों डाली गई? आप अपने सोसाइटी में देखो, आप अपने आसपास देखो, आपको भारत में हर तरह के लोग मिलते हैं। अमीर लोग दिखाई देंगे आपको गरीब लोग दिखाई देंगे, आपको अलग अलग जात के लोग दिखाई देंगे, आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ये सब अलग अलग धर्मों के लोग दिखाई देंगे, ईसाई लोग दिखाई देंगे। तो भारत के समाज में एक जैसे लोग नहीं हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई डेली दिहाड़ी मजदूरी करके अपना काम चला रहा है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि कानून की निगाह में सब बराबर होंगे। अब ये देखो इतना आसान नहीं है, कानून की निगाह में सब बराबर कैसे हो सकते हैं, या कानून सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट, एक जैसा बर्ताव कैसे करेगा कानून, या राज्य सब लोगों के साथ, सब नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार कैसे करेगा। देखो फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि फिल्मों में जब अदालत लगती है तो वहाँ पर एक न्याय की देवी लगी रहती है जिसके हाथ में तराजू रहती है, और उस लेडी जस्टिस के हाथ में तराजू ये शो करती है कि वो पूरा इंसाफ करेगी। अब मान लो अदालत में एक मुकदमा आया और उसमें दो बंदे मुकदमे में पकड़कर पुलिस लेकर आई। एक बंदा है बहुत अमीर जो हर महीने कमा रहा है 10 लाख रुपया, एक बंदा है बहुत गरीब जो हर महीने कमा रहा है 5,000 रुपया। और अदालत ने, जज साहब ने दोनों को समान मामले में एक जैसा जुर्माना कर दिया। मान लीजिए जुर्माने का कोई उन्होंने वायलेशन किया था तो उनके ऊपर जुर्माना कर दिया, दोनों के ऊपर 45,000 रुपये का जुर्माना कर दिया। अब जो आदमी एक महीने के 5,000 रुपये कमा रहा है तो उसके लिए 45,000 रुपये देना बहुत महाभारत हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसको। और जिसकी मंथली इनकम 10 लाख है वो एकदम 45,000 रुपये दे देगा। तो कानून के हिसाब से तो देखो दोनों को बराबर रखा गया, तो ये विधि के समक्ष समानता है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है। लेकिन ये दोनों बंदे, मान लीजिए 5,000 कमाने वाला आदमी था ए और 10 लाख रुपये महीना कमाने वाला था बी, तो ये दोनों बंदे आप बताओ इनका सोशल बैकग्राउंड एक जैसा है कि अलग अलग है? तो जाहिर है कि इनका सामाजिक बैकग्राउंड इस इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल हैं। तो यहाँ इस पहले सिद्धांत में जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कहा जाता है कि चाहे किसी के बैकग्राउंड कैसे भी हो, कोई राजा हो, कोई फ़कीर हो, कोई अमीर हो, कोई काला हो, गोरा हो, हिंदू हो, सब के साथ, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई 15 साल का आदमी हो, कोई 55 साल का आदमी हो, सब के साथ कानून एक जैसा बर्ताव करेगा। आप बताइए क्या ये बात हर जगह फिट हो जाएगी? क्या ये बात हर जगह उचित होगी? तो ये हर जगह उचित नहीं होगी, हम इसको अभी मैं प्रूव करूँगा आपको। तो असमानों के साथ भी समान व्यवहार, जबकि असमानों के साथ भी समान व्यवहार नहीं होना चाहिए। असमानों के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ समान व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या कहता है कि एक जैसे लोगों के साथ, यानी जो अलग अलग टाइप के लोग हैं उनके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, ये इस तरह की बात करता है। और देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भारत के संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन में एक कानून के बड़े विद्वान थे एवी डाइसी साहब, तो ये डाइसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एवी डाइसी के कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है कि यहाँ भले ही लोग अलग अलग हों लेकिन उनके साथ कानून एक जैसा बर्ताव करेगा। अब आइए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये है विधियों का समान संरक्षण। और इस विधियों के समान संरक्षण में कहा गया कि इक्वल बिहेवियर विद इक्वल टाइप ऑफ पर्सन्स, यानी
एक जैसे व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। दोस्तों ये मतलब है इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर व्यक्ति असमान है तो उनके साथ होने वाला बर्ताव भी असमान होगा। इफ़ पर्सन्स आर अनइक्वल तो उनका ट्रीटमेंट विल ऑल्सो बी अनइक्वल। जैसे मान लीजिए एक 55 साल के आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया और एक 16 साल के लड़के ने किसी का मर्डर कर दिया, तो जो 18 साल से कम उम्र का बंदा जब किसी का मर्डर करेगा तो उसे मैक्सिमम भारत के कानून के हिसाब से 3 साल की सज़ा होगी, जबकि जो 18 से ऊपर का आदमी मर्डर करेगा उसे उम्र कैद भी हो सकती है और उसे मृत्युदंड भी हो सकता है, कैपिटल पनिशमेंट भी उसको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि क्या यहाँ इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है सबके साथ? नहीं जी, यहाँ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, यहाँ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं, तो ये कहता है कि भैया किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, विधि के समक्ष समता, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एक नकारात्मक अवधारणा है। और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग टाइप का व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी क्या किया जाना चाहिए। तो इसलिए ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट यानी एक सकारात्मक अवधारणा है। और इस वाले कॉन्सेप्ट को जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। दोस्तों कहाँ से प्रेरित है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है, आर्टिकल 14। तो क्या भारत में दोनों लागू हैं? तो यस, भारत में दोनों कॉन्सेप्ट काम करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी। और दोनों किसका पार्ट हैं? हमने डिस्कस किया कि दोनों रूल ऑफ लॉ का, विधि के शासन का, विधि की सरकार का, यानी कानून का राज होगा देश में, दोनों उसका पार्ट है। इसके अलावा अगर आप इसके एक्सेप्शन देखो तो देखो ऐसा नहीं है कि इसके एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन है। पूरी तरह बराबरी नहीं हो सकती देश में, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमें रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 361 ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, अपनी कुर्सी पर रहते हुए ये जो भी काम करेंगे, इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा, इन्हें कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, इन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा। इसी तरह जो यूएनओ के ऑफिस बियरर्स हैं या यूएनओ की बॉडीज़ हैं, यूएनओ जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब मान लीजिए यूनिसेफ वाले भारत में काम कर रहे हैं, तो यूएनओ की जो बॉडीज़ हैं इनके ऊपर भी कोई केस नहीं बनेगा, ये भी लॉ से एग्जेम्प्ट हैं, इनके ऊपर भी कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी, ये कानून से ऊपर है, एक्सेप्शन है ये भी। इसी तरह आप देखो कि हमारी पार्लियामेंट में जो एमपी बैठते हैं और हमारी विधानसभा में जो एमएलए बैठते हैं, तो आर्टिकल 105 के तहत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और आर्टिकल 194 के तहत एमएलएज़ को एग्जेम्पशन मिला हुआ है कि जब सत्र चल रहा हो, जब संसद चल रही हो या विधानसभा चल रही हो, तो उस समय इनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, पुलिस इनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कर सकती। तो ये कुछ एक्सेप्शन भी हैं। और अगर आर्टिकल 14 के यानी जो कानून की निगाह में सब बराबर होंगे तो सब बराबर नहीं होंगे। इसका और एक्सेप्शन अगर आप देखो तो जैसे टैक्सेशन है, तो भारत में टैक्स वसूलने के लिए, कर की वसूली के लिए आप देखो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स है, गरीबों पर कम टैक्स है। तो ये भी तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट है ना, कि अगर गरीब है तो कम टैक्स देगा और अमीर है तो वो ज़्यादा टैक्स देगा। तो ये भी आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन है। तो आर्टिकल 14 के कई सारे एक्सेप्शन डिस्कस करने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके इम्पॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं, क्योंकि आर्टिकल 14 में अभी तक आपने ये समझा कि ये इक्वालिटी की बात करता है, ये पूरी तरह बराबरी की बात करता है। अब देखिए एक केस था E.P. रोयप्पा, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखने चल रहे हैं जो आपके मेंस के लिए और इवन प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं। E.P. रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु।
इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि राज्य मनमानापन नहीं चला सकता, राज्य अपनी मर्जी नहीं चला सकता कानून को लागू करने में। राज्य मतलब जितने राज्य के हैंड्स हैं, राज्य के हाथ कौन हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी नहीं कर सकता कानून को लागू करने में। और यही बात, इसी तरह की बात जेंडर इक्वालिटी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं ये केस आपने। तो इस केस में कोर्ट ने कहा था कि जो महिलाएं काम करती हैं सरकार दफ्तरों में, यानी वर्क प्लेस पर काम करती हैं, तो उन्हें भी मान सम्मान के साथ जीने का हक है। यानी यौन उत्पीड़न से, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से उन्हें बचाने का हक है, स्टेट की जिम्मेदारी है। और जेंडर इक्वालिटी के ख़िलाफ़ है अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ होती है। तो वर्क प्लेस पर काम करने वाली महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर इक्वालिटी की बात उठाई, आर्टिकल 14 की बात उठाई। तो उन्हें भी कानून में बराबर का हक है। इसी तरह शायरा बानो केस, शायरा बानो जो 3 तलाक का मामला था, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। शायरा बानो वाद, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है, जिसमें 3 तलाक, तुरंत 3 तलाक, यानी एक ही बार बोलकर मुस्लिम महिलाओं को जो 3 तलाक की कुप्रथा थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया केंद्र सरकार को इसके खिलाफ कानून बनाइए, क्योंकि ये आर्टिकल 14 का वायोलेशन करता है। ये जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता का उल्लंघन है। तो ये भी आर्टिकल 14 को संदर्भित करते हुए, रेफरेंस देते हुए ही ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली। और अगर केस देखो आप, तो अभी रिसेंट पास्ट में 2020 का एक केस है, डिफेंस सेक्रेटरी वर्सेस बबीता, डिफेंस सेक्रेटरी वर्सेस बबीता रानी। ये 2020 का केस है, जिसमें ये कहा कि आर्मी में, मिलिट्री में महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन लेने का हक है, यानी परमानेंट लेवल के ऑफिसर बनने का हक है वीमेन को भी। ये बात डिफेंस सेक्रेटरी वर्सेस बबीता केस में कोर्ट ने कही। और देखो कि फिर उसके बाद महिलाओं के लिए आर्मी में परमानेंट कमीशन हासिल करने के रास्ते खुले। तो कहने का एक और भी केस है, नालसा का केस भी आप ले सकते हैं, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने कहा था, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, कि जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, यानी जो ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं, तो उनको भी बराबरी का हक है। तो कहने का मेरा दोस्तों अर्थ ये हुआ कि आर्टिकल 14 में बराबरी की बात आई है, और वहीं बराबरी के साथ साथ ये भी बात आई है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट होगा, इक्वल ट्रीटमेंट विद इक्वल टाइप ऑफ पर्सन्स, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की भी बात आई है। तो उम्मीद है कि आर्टिकल 14 आपको क्लियर हुआ होगा, आर्टिकल 13 के चारों क्लॉजेज आपको क्लियर होंगे, आर्टिकल 12 आपको क्लियर हुआ होगा, और फंडामेंटल राइट का जो बेसिक इंट्रो हमने लिया ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आर्टिकल 15 को हम करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको शुरू करेंगे। तब तक आप मुझे फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और आप हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो ये सिलसिला हम चलाएँगे 15 के सारे क्लॉजेज, और हम फंडामेंटल राइट को धीरे धीरे करके पार्ट्स में इसको फिनिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।